हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो आज हम बायोलॉजी का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। यह टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल और बहुत ही नॉलेज से भरा हुआ है। यह टॉपिक है जो समाज में फैली बहुत सी भ्रांतियों को दूर भी करता है। ठीक है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। अब ये टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र, इसका एक नाम आप प्रजनन की जगह जनन तंत्र भी बोल सकते हो। जनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। प्रजनन तंत्र, प्रजनन या जनन होता क्या है? प्रजनन या जनन होता क्या है, रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो कोई भी सजीव संतति है, सजीव प्राणी है, कोई भी सजीव प्राणी है, तो वो अपने ही समान नई संतति उत्पन्न करता है, अपने ही जैसी नई संतति उत्पन्न करता है। ठीक है। और यह पादप भी करते हैं और जंतु भी करते हैं। पादपों की हमने जिक्र कर लिया था, पादप चक्र जब आपने कंप्लीट किया था, पादप जनन भी पढ़ लिया था, पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय वगैरह वगैरह सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है। 11th की बायोलॉजी में भी पढ़ा चुका हूँ और 10th वाली साइंस में, ये इस सीरीज वाली में भी आपको पादप चक्र जो पढ़ा चुका हूं। फिर हम बात करेंगे, अब जनन जो होता है इसमें क्या होता है, जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है, अपने समान संतति उत्पन्न करता है। सर अपने समान संतति उत्पन्न क्यों करता है? इस पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। अब जैसे हम देखें तो जिस जीव का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई भी जीव जन्म लिया है, या सीधी सी बात है जन्म ही लेते हैं सभी जीव, जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु भी क्या है, निश्चित है। ठीक है। पौधों में भी यही होता है, प्लांट्स में भी यही होता है, जानवरों में भी यही होता है, और अपने जो मानव प्रजाति है उसमें भी यही होता है। अलग अलग उसका जीवन काल होता है, तो उसी वो संपूर्ण जीव का जीवन काल के अंदर उसकी एक अवस्था आती है, उस अवस्था में वह जनन करता है और अपने ही समान संतति उत्पन्न करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब सपोज दैट हम हमारी बात करें, तो आज हम इतने बड़े हुए हैं, आज से 20-25 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल बाद में हम इस धरती से चले जाएंगे, लेकिन ये पृथ्वी तो नहीं खत्म होगी ना। क्यों? क्योंकि हमने हमारे समान ही संतति उत्पन्न कर ली। आज से 500 साल पहले देखें तो राजा महाराजा थे, है ना, तो भी पृथ्वी चल ही रही है। क्यों? पृथ्वी का अस्तित्व बना हुआ है। तो जीव अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं और पृथ्वी के अस्तित्व को बनाए रखते हैं, पृथ्वी के संतुलन को वो बनाए रखते हैं। इसलिए जनन बहुत जरूरी है और यह एक जैव प्रक्रम होता है। यह क्या होता है? एक जैव प्रक्रम होता है। अब आपको समझ में आ गया भाई, जनन आपको मैंने पढ़ा दिया है। अब मोटी मोटी मैं आपको बात बताऊंगा, सिर्फ दो ही बातें बताऊंगा। जनन होता है दो प्रकार का, एक होता है लैंगिक जनन। क्या होता है? लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है अलैंगिक यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। लैंगिक का मतलब इसमें लिंग होना जरूरी है, यानी कि नर व मादा, नर व मादा दोनों होते हैं, और इसमें नर व मादा की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि अकेला जीव जनन कर सकता है, अकेला जीव है वो जनन कर सकता है। ठीक है। अब नर व मादा, ठीक है, तो ये अलैंगिक मैं आपको सारा पढ़ा चुका हूं, और पादपों में हम लैंगिक जनन भी पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम मोस्टली फोकस करेंगे मानव जनन तंत्र पर, इस पर, मानव जनन तंत्र पर। ठीक है, मानव के बारे में हम मानव का जनन तंत्र पढ़ेंगे। चलिए करते हैं शुरू। जैव प्रक्रम यानी कि प्रजनन है वो एक जैव प्रक्रम की कैटेगरी में आता है, जिसमें जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। जीव क्या होते हैं? अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, अपनी संतति को बनाए रखते हैं, अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, या अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं।
पृथ्वी पर सत्ता का यह मुख्य भाग, यानी पृथ्वी पर अस्तित्व को बनाए रखने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है या बहुत ही जरूरी है। अब डायरेक्ट जो क्वेश्चन आएंगे अपने वहां पर मोस्टली बात करेंगे। जनन में भाग लेने वाले जो अंग होते हैं उन्हें बोलते हैं जनन अंग। जनन में अब देखो तंत्र का मतलब क्या होता है, अंगों से मिलकर तंत्र बनते हैं। तो जो भी अब जनन तंत्र पूरा पढ़ेंगे तो उसमें अंग भी पढ़ेंगे। तो जनन में जो अंग होते हैं, जनन में जनन करने में या रिप्रोडक्शन करने में जो ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोलते हैं। इतनी बात क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं मानव जनन तंत्र की। मानव क्या होता है, एक लिंगी होता है। मानव क्या होता है, एक लिंगी होता है। सर एक लिंगी का मतलब समझाइए। तो एक लिंगी का मतलब होता है प्यारे बच्चों, इनमें नर व मादा अलग अलग होते हैं। मानव में देखें तो नर अलग होता है और मादा अलग अलग होते हैं, यानी कि नर व मादा दो अलग अलग प्राणी होते हैं। नर व मादा क्या होते हैं, दो अलग अलग प्राणी होते हैं। नर व मादा अलग अलग प्राणी होते हैं। तो यह होता है एक लिंगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, यहाँ पर लिखा हुआ है नर व मादा अलग अलग होते हैं, यानी कि नर अलग होता है और मादा अलग होती है। आप देख रहे हो डेली रूटीन में मेल और फीमेल अलग अलग ही हैं। ऐसा तो नहीं है ना भी एक ही जीव के अंदर मेल्स के भी सेक्सुअल ऑर्गन पाए जा रहे हैं और फीमेल के भी एक ही आदमी या फीमेल के अंदर सेक्सुअल ऑर्गन पाए जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। जो नर होता है वो किसका उत्पादन करता है, तो नर की जो जनन कोशिका होती है। अब जनन कोशिका मैं आपको पहले करवा चुका हूं। जनन कोशिका, नर की जो जनन कोशिका है वो कौन सी होती है, तो नर की जनन कोशिका होती है मेरे प्यारे बच्चों शुक्राणु। क्या होती है, शुक्राणु। इसको स्पर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्म भी बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। बहुत बार बता दिया, बहुत बार। जितनी बार शुक्राणु का नाम सामने आता है मैं आपको बता देता हूं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज किसने की थी कोई बताएगा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने ही इसकी खोज की थी। बहुत बार मैं आपको यह चीज करवा चुका हूं। ठीक है, तो नर केवल शुक्राणु का उत्पादन करते हैं। अब मैं आपको एक बात यहां से और बताता हूं। मानव शरीर में केवल, मानव शरीर में केवल जनन कोशिका में ही अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु के लिए जो कोशिकाएं होती हैं वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनती हैं। तो पूछ ले कि मानव शरीर में अर्धसूत्री विभाजन कहां पर पाया जाता है, तो आप कह सकते हो कि मानव शरीर में अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है, जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। ये बात आपकी हो गई क्लियर। मादा में क्या बनते हैं, तो मादा में केवल बनते हैं अंडाणु। क्या बनते हैं, अंडाणु। मादा में क्या बनते हैं, अंडाणु। तो अंडाणु की बात थोड़ी सी देख लेते हैं। अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका किसकी, मानव शरीर की। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, अंडाणु होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अन्य जंतुओं की अपेक्षा अधिक विकसित व जटिल प्रकार का होता है। जो मानव जनन तंत्र है वो अन्य जंतुओं की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। अब जितना ज्यादा विकसित है तो उतना ज्यादा जटिल है, यानी कि इसको अध्ययन करने के लिए मतलब इसका जो काम करने का शुरुआत है वो बहुत लंबी प्रोसेस चलती है। ठीक है, जन्म से ही लेकर और जब तक इंसान की मृत्यु नहीं तब तक उसकी जनन की प्रक्रियाएं हैं उसके शरीर में चलती रहती है। ठीक है, तब से शुरुआत होती है, यानी कि काफी लंबा टाइम लगता है और काफी जटिल टाइप है। अलग अलग हार्मोन्स, अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग एंजाइम्स अपना अपना अलग अलग काम करते हैं और वो पूरा सिस्टम बनता है, यानी कि बहुत ज्यादा चीजें इकट्ठी होकर वो जनन तंत्र को एक कंप्लीट जनन तंत्र का विकसित करते हैं। तो विकसित है ये ऑलरेडी और पूरा जटिल प्रकार से। आप ऐसे नहीं है नॉर्मल सा, ठीक है, एक सेल टूटी दूसरी सेल टूटी नया जीव बन गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये जटिल प्रकार का पूरी लंबी प्रोसेस चलती है
तो हम वो पूरी प्रोसेस ही देखेंगे। ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, सारी चीज जो है जनन तंत्र में सारी बताऊंगा। बस रिक्वेस्ट है आप नेगेटिव कमेंट ना करें कि सर नेगेटिव जो क्वेश्चन है वो फालतू के क्वेश्चन ना पूछें, क्योंकि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, मैं पढ़ाने के लिए आपको आया हूं, तो समझदार को इशारा काफी होता है। ठीक है, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप नेगेटिव कमेंट करोगे तो बस करना मत, ये आपकी एक होगी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो पूरा इंटरेस्ट के साथ देखना, ऐसे लगना चाहिए कि हाँ हमें नई चीजें पता लग रही है। ठीक है, इस तरीके से पढ़ना है आपको। चलिए, निषेचन। तो निषेचन क्या होता है, पहले निषेचन देख लेते हैं। शब्दों का खेल है भाई। निषेचन, निषेचन होता है प्यारे बच्चों अंडाणु और शुक्राणु का, अंडाणु व शुक्राणु का मिलना, शुक्राणु का संलयन, ये होता है निषेचन। अब मानव में देखिए, हम सारी बातें मानव की बात करेंगे, तो मानव में जो निषेचन पाया जाता है वो कौन से प्रकार का पाया जाता है? अंतः निषेचन। अंतः निषेचन, अंतः निषेचन का मतलब क्या होता है कि मादा शरीर के अंदर, मादा शरीर के अंदर शुक्राणु व अंडाणु का संलयन होता है, शुक्राणु व अंडाणु का संलयन होता है। अब इसका मतलब क्या है कि मादा शरीर के अंडाणु तो मादा शरीर के अंदर ही बन रहे हैं, शुक्राणु है नर शरीर के अंदर, तो नर के द्वारा शुक्राणुओं को मादा शरीर के अंदर भेजा जाता है और फिर वहां पर फैलोपियन ट्यूब में या अंडवाहिनी में निषेचन होता है। तो पूछ लेता है कि मानव शरीर में कौन से प्रकार का निषेचन पाया जाता है, तो आप कह दोगे अंतः निषेचन। तो सर बाह्य निषेचन भी बता दो। बाह्य निषेचन का मतलब होता है शरीर के बाहर, शरीर के बाहर युग्मकों का संलयन, युग्मक वही शुक्राणु अंडाणु, युग्मकों का संलयन। तो यह मानव में नहीं होता भी, ये मेंढक वगैरह में होता है। किसमें होता है? मेंढक वगैरह में होता है, मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया था ये। ठीक है, तो ये बाह्य निषेचन होता है। हमें फोकस करना है अब अंतः निषेचन पर। तो मादा शरीर के अंदर शुक्राणु व अंडाणु का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन। तो मादा शरीर में अगर पूछ ले कि मादा शरीर में निषेचन कहां पर होता है, अगर पूछ ले कि मादा शरीर में निषेचन कहां पर होता है, तो आप कह दोगे अंडवाहिनी में। कहां पर? अंडवाहिनी में या फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब। ये क्वेश्चन पूछा गया है। मादा शरीर में निषेचन कहां पर होता है? फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में। मानव शरीर में कौन से प्रकार का निषेचन पाया जाता है? तो अंतः निषेचन, मादा शरीर के अंदर शुक्राणु व अंडाणुओं का मिलना। ठीक है, निषेचन, अंतः निषेचन कहां पर होता है? अंडवाहिनी में। अब निषेचन के बाद क्या होगा? निषेचन के बाद सर भ्रूणीय विकास होगा। निषेचन के बाद क्या होगा? भ्रूणीय विकास, यानी कि निषेचन के बाद भ्रूणीय विकास होगा। तो भ्रूणीय विकास कहां पर होता है? तो ये होता है गर्भाशय में। कहां पर होता है? गर्भाशय में। कहां पर होता है? गर्भाशय में होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। भ्रूणीय विकास, भ्रूणीय विकास, भ्रूणीय विकास। अभी आप एक बार ये ध्यान रखो, फिर मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा भी कैसे निषेचन होता है, कैसे भ्रूणीय विकास होता है, जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, कैसे बेबी में क्या ऑर्गन्स बनते हैं, वो सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पेशेंस करना, ठीक है। भ्रूणीय विकास कहां पर होता है? तो गर्भाशय में होता है, ये आपको याद रखना है। निषेचन होता है अंडवाहिनी में। निषेचन कहां पर हुआ? अंडवाहिनी में। और भ्रूणीय विकास कहां पर हुआ? गर्भाशय में। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि अंडवाहिनी से जो युग्मनज बना है, जो जाइगोट बना है, वो गर्भाशय में आएगा, है ना? ऐसे ही तो होगा। कैसे आएगा? सॉरी भाई, ठीक है, तो वो अपनी बात करेंगे। चलिए, अब जरायुज। जरायुज क्या होते हैं? वैसे मैंने बता दिया, लेकिन फिर बता देते हैं। जरायुज और अंडज। जरायुज वे प्राणी होते हैं जो शिशु को जन्म देते हैं, शिशु को जन्म देते हैं। और अंडज जो अंडे को जन्म देते हैं। ठीक है, तो जरायुज में मोस्टली स्तन ग्रंथियां सक्रिय होती हैं, या स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं और सक्रिय होती हैं। क्यों? शिशु को जन्म दिया
ठीक है, शिशु को जन्म दिया तो उसके पालन पोषण के लिए भी उसको स्तन ग्रंथि उसमें पाई जाती है। ठीक है, जो शिशु को जन्म देता है, अब मानव शरीर में शिशु को जन्म कौन देती है? मादा देती है, नर तो नहीं देता। ठीक है, जन्म कौन देता है? मादा। तो मादा की जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, मादा की जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो होती हैं सक्रिय, और नर के अंदर स्तन ग्रंथियां होती तो है लेकिन वो सक्रिय नहीं होती। कैसी होती है? निष्क्रिय होती है। क्यों? क्योंकि उनका काम ही नहीं है, क्योंकि वो शिशु को जन्म नहीं दे रहा। शिशु को नहीं जन्म दे रहा तो उसको पालन, उसका जो पोषण है उसको नर के द्वारा नहीं होता, मादा के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए शिशु को जन्म देते हैं। जननांग क्रियाशील, मैंने अभी आपको क्या बोला कि जन्म से लेकर ये चीजें चलना शुरू हो जाती है। तो जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो एक्टिव कब होते हैं? जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो एक्टिव कब होते हैं? तो इसकी एक प्रॉपर एज होती है जिसे आप नॉर्मली टीन एज या किशोर अवस्था बोलते हो। छोटी क्लासों से आपको पढ़ाया जाता है किशोर अवस्था में ये होता है, किशोर अवस्था में वो होता है ना, वो टीन एज ही आपको ध्यान रखनी है मोस्टली। तो अगर बात करें जननांग क्रियाशील, क्योंकि किशोरावस्था में ही आपके जननांग होते हैं वो क्रियाशील होते हैं। नर के हो गए, मादा के हो गए, वो सारे के सारे क्रियाशील होते हैं क्योंकि हॉर्मोन्स एक्टिवेट होते हैं। फिर नॉर्मल मेंटली और फिजिकली चेंजेज आने लगते हैं। ठीक है, हॉर्मोन्स एक्टिवेट होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन में डेवलपमेंट होती है, वो एक्टिव वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो अगर मादा में देखें तो 12 से 13 वर्ष की उम्र में उनके जो नॉर्मल होता है जननांग का क्रियाशील हो जाते हैं, और मेल में अगर देखें तो 15 से 18 वर्ष। तो आप यहाँ से एक बात और निकाल सकते हो कि मादा में अगर देखें तो लगभग 12 से 14 वर्ष की उम्र में माहवारी आना शुरू हो जाती है, यानी कि अंडाणुओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है, अंडाणु बनने लगते हैं। ठीक है, और नर में 15 से 18 की उम्र में शुक्राणु बनने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बनेंगे तभी तो जनन के लिए संभव होगा ना। अगर शुक्राणु और अंडाणु बनेंगे नहीं तो जनन कहां से होगा, है ना। शुक्राणु और अंडाणु बनेंगे नहीं तो जनन कैसे होगा? क्योंकि जनन का मतलब होता है नए जीव की उत्पत्ति, नई संतति की उत्पत्ति। अब ये दोनों मिलकर ही नए जीव का एक नया जीवन बनाते हैं, तो ये बनेंगे नहीं तो नया जीवन कहां से आएगा? इसलिए ये जननांग क्रियाशील होते हैं। चलिए, अब यहां से एक बात और निकल कर आती है कि अगर किसी महिला में प्रथम बार माहवारी को देखा जाए तो उसे बोलते हैं रजो दर्शन। क्या बोलते हैं? रजो दर्शन देखा जाता है। और अंतिम बार अगर देखा जाए तो उसे बोलते हैं रजो निवर्ती। क्या बोलते हैं? रजो निवर्ती। ठीक है, ये एज लगभग मैंने आपको बताई थी 14 से 12 से 14, और ये होती है 40 से 45। लेकिन नर में शुक्राणु 15 से 18 वर्ष की उम्र में बनने लगते हैं और पूरी उम्र तक बनते हैं। जब तक वो जीवित रहता है तब तक उसके अंदर स्पर्म है वो बनते रहते हैं। इसलिए ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। अब बात करते हैं नर जनन तंत्र। इसकी नर जनन तंत्र की, तो नर जनन तंत्र की मोस्टली आप सभी बातें जानते ही हो। ठीक है, और अब अपने सीधा डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं कि नर जनन तंत्र में क्या क्या चीजें होती हैं। और आज हम एक या दो ही चीजों की बात करेंगे, फिर उसकी अगली क्लास में और बातें करेंगे। ठीक है, चलिए नर जनन तंत्र में क्या क्या चीजें होती है? एक तो होता है वृषण। क्या होते हैं? वृषण। इसको प्यारे बच्चों टेस्टिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। दूसरा होता है वृषण कोश। वृषण कोश, कोश का मतलब कक्ष होता है, यानी कि इसमें वृषण रहते हैं, वृषण स्थित होते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद में होता है अधिवृषण। अधिवृषण। ठीक है, इसके बाद में होता है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका। उसके बाद में होता है शुक्राशय। शुक्राशय। इसके बाद में होता है मूत्रमार्ग। उसके बाद में होता है शिशन, और उसके बाद में होता है पुरस्थ या प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, इन सभी के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारे आपको ध्यान में होने चाहिए। कौन कौन सी चीजें हैं तो एक बार नोट करो भी फटाफट। कौन कौन सी चीजें हैं? वृषण, वृषण कोश, अधिवृषण,
शुक्रवाहिका, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, शीशन, पुरुष। ठीक है। वृषण क्या होता है? वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वृषण कोश, वृषण इसके अंदर रहते हैं। अधिवृषण वृषणों को पोषण प्रदान करता है। शुक्रवाहिका शुक्राणुओं का वहन करती है। कहाँ लेकर आती है? शुक्राशय में। मूत्रमार्ग के द्वारा इसे आगे भेजा जाता है। शीशन बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है और ये सीमेन का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए एक बार आराम, ये मोटी मोटी बताइए, इसका अगर नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं, एक बार ये चीजें आप नोट डाउन करो कि वृषण, वृषण कोश, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, शीशन और प्रोस्टेट ग्रंथि, ये सारी सारी नोट डाउन करो। फिर अपने एक एक को उठाते हैं और एक एक को बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वृषण की। यह होती है एक ग्रंथि। याद कीजिए, जब मैंने आपको ग्रंथि पढ़ाई थी तब मैंने आपको पढ़ाया था। हाँ जी सर, पढ़ाया तो था, थोड़ा थोड़ा याद तो आ रहा है ना? बिल्कुल। तो कौन सी ग्रंथि होती है ये एक जनन ग्रंथि होती है ना। कौन सी ग्रंथि होती है? जनन ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है भैया? एक जनन ग्रंथि होती है। अब जनन ग्रंथि है तो मतलब ये भी कोई ना कोई हार्मोन्स का सीक्रेशन कर रही है। हाँ जी सर, कर रही है। तो कौन सा हार्मोन? अब ये नर में है तो नर हार्मोन का सीक्रेशन करेगी, और नर हार्मोन का नाम आपको पता ही है, कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, है ना? ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में इस नर हार्मोन से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। प्राथमिक नर जननांग। प्राथमिक का मतलब होता है कि अगर ये वृषण है ना, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट उसका बेस है नर जनन तंत्र का। जो वृषण है वो नर जनन तंत्र का बेस है, यानी कि प्राथमिक सर्वप्रथम ये अगर चीजें है ना तो ही नर जनन तंत्र आगे विकसित होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इसे बोला जाता है प्राथमिक नर जननांग। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। इसकी आकृति होती है अंडाकार। आकृति कैसी होती है? अंडाकार होती है। ठीक है, तो इसलिए इसे प्राथमिक नर जननांग बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसी में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यही हार्मोन्स का निर्माण करता है, यही ग्रंथि का निर्माण करता है, ये एक प्रकार की ग्रंथि है ना? सारी चीजें इसके अंदर है, सारी चीजें इसके अंदर है। चलिए, तो प्राथमिक नर जनन आकृति कैसी होती है? चलो मोटा मोटा इसकी आकृति बनाते हैं। अंडाकार होती है। ठीक है। संख्या कितनी होती है? 2 होती है। संख्या कितनी होती है इसकी? 2 होती है। चलिए, वृषण कोश। वृषण कोश यानी कि ये एक त्वचा की चमड़ी जैसी होती है रचना। मैं एक बार एक ही बना रहा हूं, चलो मैं आपको पहले 2 बनाकर दिखा देता हूं, फिर आपको इसका एक अंदरूनी डायग्राम बनाएंगे ना। ठीक है सब। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से तो ये होते हैं वृषण। ये क्या होते हैं? वृषण होते हैं। और ये होता है जो ऊपर वाली परत वे होती है वृषण कोश। ठीक है, वृषण कोश। तो त्वचा की बनी एक थैली होती है, थैली जैसी संरचना होती है जो शरीर के बाहर होती है। ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये होती है शरीर के बाहर। यानी कि नर में जो वृषण होते हैं वो वृषण कोश में स्थित होते हैं। नर में जो वृषण होते हैं वो वृषण कोश में स्थित होते हैं। और जो हमारी बॉडी होती है ना, जो हमारा पूरा शरीर होता है, उसके बाहर की तरफ पाए जाते हैं, यानी कि शरीर के अंदर नहीं पाए जाते। जैसे अपना हार्ट शरीर के अंदर पाया जा रहा है, अपना लंग्स शरीर के अंदर पाया जा रहा है, किडनियां शरीर के अंदर है, उसी प्रकार ये शरीर के अंदर नहीं होते, शरीर से बाहर की तरफ होते हैं। शरीर से बाहर की तरफ होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर शरीर से बाहर की तरफ ये क्यों होते हैं? कोई ना कोई तो रीजन होगा, ऐसे तो है नहीं, कोई ना कोई तो रीजन होगा। तो इसका रीजन होता है प्यारे बच्चों, इसका रीजन होता है वृषण की कोशिकाओं को शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इस वृषण में होती हैं कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं। क्या होती हैं? जनन कोशिकाएं। कौन सी होती हैं आगे बात करेंगे। जनन कोशिकाएं होती हैं। अब ये जनन कोशिकाएं आगे विकसित होकर क्या बनाती हैं? शुक्राणु बनाती हैं। तो इन शुक्राणुओं को बनाने के लिए वृषण को टेम्परेचर चाहिए लगभग 35 डिग्री सेल्सियस। कितना? 35 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री से कम। 35 डिग्री सेल्सियस, एक्चुअल तो 35 डिग्री होता है, नॉर्मल आप 37 डिग्री से कम भी लिख सकते हो। तो इतना टेम्परेचर चाहिए। शरीर का टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री होता है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना डिग्री होता है? 37। अगर मान लीजिए ये वृषण
और वृषण कोश शरीर के, हमारे जो वृषण है वो शरीर के अंदर होते हैं। तो शरीर का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री। और 37 डिग्री पर स्पर्म बनते नहीं। अगर 37 डिग्री पर स्पर्म नहीं बनते तो फिर जन्म होता ही नहीं। इसलिए इनको टेम्परेचर को कम करने के लिए ये शरीर के बाहर की तरफ पाए जाते हैं और इनका टेम्परेचर होता है 35 डिग्री। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर में कम टेम्परेचर एक ही जगह पे होता है, वो है वृषण में। कितना होता है? 35 डिग्री। नॉर्मल पूरी बॉडी में कितना टेम्परेचर होता है? 37 डिग्री। देखो इतनी कितनी इंटरेस्टिंग बातें आ रही है ना, नई नई चीजें आपको सीखने को मिल रही है। शुक्राणु उत्पादन के लिए ताप शरीर के ताप से कम होता है। ठीक है, बताइए क्या? इसी वजह से ये शरीर के बाहर होती हैं और इसमें वृषण स्थित रहते हैं। जो वृषण कोश है इसी वजह से शरीर से बाहर होता है, जिसमें वृषण रहते हैं। तो वृषण शरीर से बाहर होने का रीजन ये है कि वृषण को टेम्परेचर चाहिए। वृषण को शुक्राणुओं के निर्माण के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 35 डिग्री। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री। अगर शरीर के अंदर होते तो उसका टेम्परेचर हो जाता है 37 डिग्री, जिसके स्पर्म नहीं बन पाते। इसलिए शरीर से बाहर होता है, शरीर से बाहर टेम्परेचर होता है 35 डिग्री और शुक्राणुओं का निर्माण सही ढंग से हो जाता है। तो आपका ये बात क्लियर हो गई है कि वृषण को शरीर से बाहर क्यों पाए जाते हैं। ठीक है, शुक्राणुओं के निर्माण के लिए कम टेम्परेचर के लिए। चलिए अब मैं इसको मिटाता हूं, फिर अपने आगे बात करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। कुछ चीज नहीं समझ में आ रही हो तो पूछ लेना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक औसतन संकलन में लगभग 5 ml शुक्र स्राव होता है। औसतन संकलन मतलब क्या है कि जब नर व मादा के बीच में मैथुन की क्रिया होती है तो नर द्वारा मादा के शरीर में लगभग 5 ml, यहां पर आपको 1 चम्मच भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन आपको याद रखना है 5 ml सीमेन ट्रांसफर किया जाता है। क्या ट्रांसफर किया जाता है? सीमेन ट्रांसफर मादा की बॉडी में किया जाता है। तो उसमें औसतन शुक्राणुओं की संख्या 20 लाख तक हो सकती है। कितनी संख्या हो सकती है? 20 लाख तक। 20 लाख तक याद रखना है। कितनी संख्या? 20 लाख तक, यानी कि 5 ml स्पर्म के अंदर लगभग 20 लाख स्पर्म पाए जाते हैं। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक नए जीवन की शुरुआत के लिए सिर्फ एक स्पर्म ही चाहिए। नए जीवन की शुरुआत के लिए सिर्फ एक स्पर्म ही चाहिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 5 ml शुक्र द्राव के अंदर लगभग शुक्राणुओं की संख्या 20 लाख तक होती है। अब थोड़ी सी बात शुक्राणु की कर लेते हैं कि शुक्राणु होता क्या है। रफली मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा शुक्राणु की, ज्यादा गहराई से बात नहीं करेंगे अपनी। ठीक है, इस प्रकार का शुक्राणु होते हैं। ये होता है इसका कौन सा? सिर वाला भाग, और ये होता है इसका ग्रीवा भाग, और ये होती है इसकी पूंछ। ठीक है, देखो इसकी भी पूंछ है ना। ये जो सिर वाला भाग होता है इसका ऊपर वाला टोपी नुमा संरचना, ये टोपी नुमा संरचना, या टोपी नुमा संरचना, इस टोपी नुमा संरचना को बोलते हैं प्यारे बच्चों एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम का निर्माण होता है गोल्जी काय से। गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी से। पूछा गया क्वेश्चन कि एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है, तो आप कह सकते हो कि एक्रोसोम का निर्माण होता है वो गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय से होता है। ये होते हैं जी माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने आपको एक बात बताई थी कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग है, शुक्राणु भी एक कोशिका है, शुक्राणु भी तो एक कोशिका ही है ना। समझते हो इस बात को? मानते हो इस बात को? शुक्राणु एक कोशिका है और यहाँ पर केंद्रक भी होता है। ठीक है, शुक्राणु एक कोशिका है, तो कोशिका के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, तो इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो कोशिका में संख्या होती है ना, वो अलग अलग होती है। हर कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग होती है। जैसे स्पर्म की कोशिका में अलग होगी, यकृत की कोशिका में अलग होगी, इस प्रकार से अलग अलग कोशिकाओं में इनकी संख्या अलग अलग होती है। तो यह बात किस बात का निर्धारण करती है कि हर कोशिका का अलग अलग कार्य होता है।
तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उसके कार्य, किसके, कोशिका के कार्य और कोशिका की संरचना और उसके संगठन पर निर्भर करती है कि कोशिका कैसी है, उसका संगठन क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसका कार्य क्या है। इन सारी बातों पर उनकी माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वो निर्भर करती है। अगर वो कम कार्य कर रही है तो कम माइटोकॉन्ड्रिया, अगर वो ज्यादा कार्य कर रही है तो ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करेगा, पता ही आपको ऊर्जा बनाता है। अब इसी ऊर्जा क्यों चाहिए, क्योंकि ये भाई साहब गति करता है, किसकी वजह से, पूंछ होती है ना वो इसे गति प्रदान करती है, पूंछ होती है वो इसे गति प्रदान करती है, किसको, शुक्राणु को। तो गति क्यों प्रदान करती है कि जब नर और मादा के बीच में मतन प्रक्रिया होती है तो नर के द्वारा शुक्राणुओं को मादा के योनि भाग में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो वहां से अब स्पर्म कहां पर जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब में, काफी दूरी पड़ गई, तो वहां तक शुक्राणु फिर गति करते हुए फैलोपियन ट्यूब तक जाते हैं, क्योंकि अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु का वेट कर रहा है। जो ओवम है वो फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी में शुक्राणु का वेट कर रहा है, तो ग्रीवा भाग या योनि भाग से शुक्राणु गति करते हुए अंडवाहिनी तक जाते हैं और वहां इनकी निषेचन की प्रक्रिया होती है वो संपूर्ण होती है, ठीक है। तो शुक्राणु की लंबाई होगी लगभग आपकी 5 माइक्रोन, याद रखनी है, इसलिए तो ये सबसे छोटी कोशिका है। माइकोप्लाज्मा की भी इतनी होती है लंबाई, अगर आपको याद हो तो। शरीर 3 भागों में बंटा होता है, सिर भाग, ग्रीवा भाग और पूंछ भाग। ये मैंने आपको मोटी मोटी बातें बता दी। शरीर में स्पर्म 30 दिन तक जीवित रहता है। अब देखो शुक्राणु की 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब शुक्राणु किसकी कोशिका है, नर जनन की कोशिका है। तो नर के अंदर अगर शुक्राणु की बात करें तो नर शरीर के अंदर शुक्राणु जो जीवित रहता है वो 30 दिन तक रहता है। कितने दिन तक जीवित रहता है, 30 दिन तक रहता है, क्योंकि वही मैंने बात कि जो कोशिका बनी है वो डेड होगी, जैसे आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, उसी प्रकार शुक्राणु का जो जीवन काल होता है वो नर शरीर के अंदर 20 दिन का होता है। अगर मादा शरीर के अंदर पूछ ले तो मादा शरीर के अंदर होता है 72 घंटे। ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मादा शरीर के अंदर का मतलब कि नर और मादा के बीच में मैथुन की क्रिया हुई तो शुक्राणु कहां भेजे गए, मादा शरीर के अंदर, और मादा शरीर के अंदर भेजे जाने के बाद मादा शरीर के अंदर शुक्राणु दो जो जीवित रहते हैं वो 72 घंटे तक रहते हैं। मतलब ये है कि शुक्राणु भेज दिए गए तो 72 घंटे के अंदर अंदर फ्यूजन होना जरूरी है, फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है, ठीक है। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। वृषण में एक प्रकार का द्रव भरा रहता है जिसे बोलते हैं वृषण द्रव। वृषण में एक प्रकार का द्रव भरा रहता है। चलो भाई ये अपने बना देते हैं वृषण, मोटा मोटा बना दिया, चलो थोड़ा सा गहरा बनाते हैं ना ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। ये अपने बना दिया वृषण, ठीक है। इसमें एक प्रकार का द्रव भरा रहता है, चलो द्रव भी भर देते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं वृषण द्रव। वृषण का प्रत्येक खंड शुक्रजन्य नलिकाओं से भरा रहता है। अब वृषण में क्या होते हैं, इस प्रकार से कुछ खंड पाए जाते हैं, कुछ भाग पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, मैंने 4 ही बनाए हैं। इन भागों में क्या होती है, छोटी छोटी सूक्ष्म इस प्रकार से नलिकाएं होती हैं, इस प्रकार से, ठीक है। सभी में होती हैं तो मैं यहां पर भी बना देता हूं। ठीक है, इन नलिकाओं को बोलते हैं शुक्र जनन नलिकाएं। क्या बोलते हैं, शुक्र जनन नलिका। क्या बोलते हैं, शुक्र जनन नलिका बोलते हैं, ठीक है। वृषण का प्रत्येक खंड शुक्र जनन नलिकाओं से भरा रहता है। ये नलिकाएं कैसी होती हैं, ये नलिकाएं होती हैं प्यारे बच्चों छल्लेदार, जैसे कि हमने बना दी है, ठीक है। और शुक्र जनन नलिकाओं के बीच में अंतराली कोशिकाएं, यानी कि यहां पर होती हैं, इन नलिकाओं के बीच में क्या होती है, देखो छोटे छोटे, इनको अलग कलर से बनाते हैं, ब्लैक कलर से बनाते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब ये ब्लैक कलर से बनाएंगे, ये है आपकी अंतराली कोशिकाएं। कौन सी, अंतराली कोशिका। क्या लिखा हुआ है कि शुक्र जनन नलिकाओं के बीच में कौन सी कोशिकाएं होती हैं, अंतराली कोशिकाएं होती हैं।
और ये अंतरालिक कोशिकाएं ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती हैं। कौन से हार्मोन का? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ये स्रावन करती है। ठीक है, अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या काम करता है बताने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी जो किताब में लिखा हुआ है वो हम बताएंगे, है ना, कोई बात नहीं। तो ये गौण लैंगिक लक्षणों के विकास और उसके नियंत्रण का नियंत्रण, यानी कि नर के अंदर जो नॉर्मल जैसे दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारी होना, इन सारी बातों का ये ध्यान रखता है, और स्पर्म के निर्माण वगैरह, ये जितने भी नर के लैंगिक लक्षण है उन सारों का विकास करता है, उनको बढ़ाता है और उनका नियंत्रण भी करता है। ठीक है, ये बात नॉर्मल सी बातें हैं। उसके बाद में शुक्र जनन नलिकाएं, ये नलिकाएं आपस में मिलकर शुक्र अपवाहिकाएं बनाती है। अब ये नलिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? ये नलिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? शुक्र अपवाहिका। क्या बनाती हैं? शुक्र अपवाहिका। क्या बनाती हैं? शुक्र अपवाहिका। ठीक है, ये वाहिका मिलकर अधिवृषण वाहिनी बनाती है। अब ये शुक्र वाहिकाएं मिलकर क्या बनाती है? अधिवृषण वाहिनी। क्या बनाती है? अधिवृषण वाहिनी। ठीक है, अधिवृषण वाहिनी बनाती है। ठीक है, और इन्हीं शुक्र जनन नलिकाओं से क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण। शुक्राणु का निर्माण। ठीक है, शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है, किसका? शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है, दोबारा समझें क्या कह रहा है ये, कि वृषण के प्रत्येक में शुक्र जनन नलिकाओं से भरा रहता है, बना दी, छल्लेदार होते हैं, बीच में अंतराली कोशिकाएं होती हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती है। अंतराली कोशिकाएं ही शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं भाई। ठीक है, या इसे लीडिंग कोशिकाएं भी बोलते हैं। तो लीडिंग कोशिका ये करती है शुक्राणु का निर्माण। क्या करती है? शुक्राणु निर्माण। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें एक कोशिका और होती है, सर्टोली कोशिका। ये वैसे 12th क्लास की बात है, 12th क्लास की बात है ये, इसमें 10th क्लास इस किताब में नहीं दी हुई, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, सर्टोली कोशिका। ठीक है, वृषण के अंदर होती है सर्टोली कोशिका। तो ये सर्टोली कोशिका इन शुक्राणुओं का क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। ठीक है, गौण लैंगिक विकास होता है, ये निकाय आपस में मिलकर। अब देखो सीधी सी बात है, यहां पर क्या बन गई? शुक्राणु बन गई। अब समझो इस बात को, शुक्राणु का निर्माण कहां पर हुआ? वृषण में ही हुआ। ठीक है, कौन सी कोशिकाओं में? शुक्र जनन नलिकाओं में। कौन सी कोशिकाओं में? अंतराली या लीडिंग कोशिकाओं में शुक्राणु का निर्माण किया वो, यानी कि वृषण में क्या पड़े हैं? अब शुक्राणु पड़े हैं। ठीक है, अब ये नलिकाएं कौन सी? शुक्र जनन नलिकाएं आपस में मिलकर होकर क्या बनाती हैं? शुक्र अपवाहिका। और ये शुक्र अपवाहिका अधिवृषण वाहिनी बनाती है। ठीक है, अब ये शुक्राणु कहां पर चले जाते हैं? अधिवृषण वाहिनी में। कहां पर? अधिवृषण वाहिनी में। अधिवृषण वाहिनी में चले गए, यानी कि वृषण से अधिवृषण वाहिनी में शुक्राणु आ गए। ठीक है, अधिवृषण वाहिनी में आ गए, यानी कि शुक्राणु अब कहां पर पहुंच गए हैं? अधिवृषण में। कहां पर पहुंच गए? अधिवृषण में। शुक्राणु कहां पर पहुंच गए? अधिवृषण में। दोबारा से देखो क्या हुआ कि वृषण में प्रत्येक खंड में शुक्र जनन नलिकाओं से भरा रहता है, ये मैंने बना दी। इनके बीच होती हैं अंतराली कोशिकाएं, बना दी। अंतराली कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और शुक्राणु का निर्माण करती हैं। इसमें एक और कोशिकाएं होती है सर्टोली कोशिकाएं, वो शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं। तो वृषण में क्या बने? शुक्राणु बन गए। ठीक है, अब ये नलिकाएं ही मिलकर आपस में क्या बनाती हैं? शुक्र अपवाहिका। और ये शुक्र अपवाहिका मिलकर बनाती है अधिवृषण वाहिनी। अब ये अधिवृषण वाहिनी, ये है अधिवृषण वाहिनी, ये शुक्राणु को लेकर आएगी किसमें? अधिवृषण में। 6 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है, कौन? अधिवृषण। प्रत्येक वृषण के पीछे स्थित होती है, यानी कि वृषण के पीछे स्थित होती है। एक सिरा वृषण से और दूसरा सिरा शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिका से, यानी कि इसका एक सिरा तो किससे जुड़ गया? वृषण से, और दूसरा सिरा इसका जुड़ गया शुक्रवाहिका से। यानी कि अब ये शुक्राणु को कहां भेजेगा? शुक्रवाहिका में। ठीक है, शुक्रवाहिका में, और शुक्रवाहिका से शुक्राणु कहां जाएंगे? शुक्राशय में। यानी कि अब शुक्राणु आगे बढ़, शुक्राशय में शुक्राणु आगे बढ़ते जाएंगे। बात करेंगे अभी अधिवृषण पर, खत्म करते हैं इसको। एक सिरा वृषण से, दूसरा सिरा शुक्रवाहिका बनाता है। शुक्राणु का प्रमुख संग्रह स्थान है, यानी कि अधिवृषण में क्या रहते हैं? शुक्राणु
संग्रहित रहते हैं। जब जरूरत होती है तब बेचे जाते हैं, संग्रहित रहते हैं, और जब जरूरत होती है तब इसको शुक्र वाहिका में शुक्राणु आगे भेजे हैं, फिर मूत्राशय शुक्राशय में इस तरह से आगे चले जाते हैं। शुक्राणु का परिपक्वन, यहाँ पर शुक्राणु वृषण में जो शुक्राणु बनते हैं वो होते हैं अपरिपक्व। अधिवृषण में आए शुक्राणु संग्रहित हुए और शुक्राणु को क्या होता है, परिपक्वन होता है। क्या होता है, परिपक्वन। शुक्राणु अच्छे तरीके से तैयार होते हैं। शुक्राणु का यही सक्रियता प्रदान। अब शुक्राणु परिपक्व हुए तो शुक्राणु सक्रिय भी यही होते हैं। तीन बातें कि शुक्राणु को संग्रहित कहाँ होता है, अधिवृषण में। शुक्राणु का परिपक्वन कहाँ होता है, अधिवृषण में। शुक्राणु सक्रिय कहाँ पर होते हैं, तो अधिवृषण में। वृषण ने तो क्या किया, सिर्फ शुक्राणु को बना दिया। वृषण ने क्या किया, शुक्राणुओं को सिर्फ बना दिया है। कौन सी कोशिकाओं द्वारा, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा। कौन सी कोशिकाओं द्वारा, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा शुक्राणुओं को बना दिया है। पहले अपने शुक्राणु की बातें देखी थी कि नॉर्मल 5 ml के अंदर लगभग 20 लाख शुक्राणु पाए जाते हैं। शुक्राणु की लंबाई 5 माइक्रो, 3 भागों में सिर, ग्रीवा और पूंछ। नर शरीर के अंदर 30 दिन, मादा शरीर के अंदर 72 घंटे। सिनेप्टिकल द्रव भरा रहता है, ठीक है। शुक्र जनन, प्रत्येक वृषण के प्रत्येक खंड में शुक्र जनन नलिकाएं, इस प्रकार के खंड बने होते हैं और प्रत्येक में शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। ये नलिकाओं के बीच में अंतराधिक कोशिकाएं होती हैं जो शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, नर के लैंगिक लक्षणों को विकसित और नियंत्रित करता है। अब ये शुक्र जनन नलिकाएं आपस में मिलकर शुक्र वाहिका, शुक्र अपवाहिका बनाती है। क्यों, क्योंकि वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण हो चुका है। अब इसे अधिवृषण में लेके आना है, तो ये शुक्र वाहिका अपवाहिका से अधिवृषण वाहिनी में आएंगे और वहां से अधिवृषण में आ गए। शुक्राणु कहां पर आ गए, अब अधिवृषण में आ गए। अधिवृषण में आने पर यह एक लंबी कुंडली 6 मीटर है। यहाँ पर क्या होता है, अधिवृषण होता है वो वृषण के पीछे स्थित होता है और आगे ये इसका एक सिरा तो वृषण को जोड़ता है और दूसरा सिरा ये शुक्र वाहिका को जोड़ता है। तो शुक्राणु का प्रमुख संग्रह स्थान, यानी कि शुक्राणु अभी पूर्णतः परिपक्व नहीं है तो वो कहां पर आते हैं, अधिवृषण में। वो वहां पर स्टोर रहते हैं, स्टोर रुके हुए हैं। अब वो अच्छे से पकेंगे, अच्छे से परिपक्व होगा उनका, फिर वो सक्रिय होंगे। सक्रिय होने के बाद में शुक्र वाहिका से शुक्राशय में जाएंगे। फिर जैसे ही मैथुन क्रिया होगी तो ये आगे ट्रांसपेरेंट आगे मतलब भेज दिए जाएंगे। तो हम आज अधिवृषण तक देखा है, कल हम बात करेंगे शुक्र वाहिका की, शुक्राशय की, मूत्र मार्ग की, श्वसन की और प्रोस्टेट ग्रंथि की। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।